हाय गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि MySQL फ्रंट की डेटाबेस को रिस्टोर कैसे करना है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि MySQL की डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, यानी कि MySQL फ्रंट का जो डेटाबेस DBMS हम यूज़ कर रहे हैं उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए वैम सर्वर कैसे चलाना है, और उस पर हल्का फुल्का ओवरव्यू किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक MySQL की डेटाबेस है, MySQL फ्रंट डेटाबेस है, और वो उड़ जाती है, कोई वजह होता है, जैसे मेरे पास वो करंट सिनेरियो एक बना हुआ है। मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मेरा चल रहा था। पॉसिबल कंडीशन ये हुई कि उसका सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो गया। मैंने उसकी हार्डवेयर निकाल ली, हार्डवेयर निकाल के हार्ड डिस्क निकाल ली। हार्ड डिस्क निकाल के मैंने उस सॉफ्टवेयर में मैंने उसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना के मैंने उसके अंदर से डाटा तो फेच कर लिया, यानी कि उसकी हार्ड डिस्क तो ओपन कर लिया, लेकिन मेरा वो जो डाटा बेस था वो उसकी मेरे पास .frm और .ibd फाइल पड़ी हुई थी। हमारे पास MySQL की फ्रंट से जब हम DB डेटाबेस बनाते हैं तो पीछे दो फाइलें बनती हैं। जैसे एक टेबल बनाया लॉगिन का, तो लॉगिन के टेबल की दो फाइलें बनेगी, .frm फाइल और .ibd फाइल। ठीक है, .frm फाइल जिसके अंदर हमारा उस स्ट्रक्चर सारा पड़ा होता है, स्कीमा, जैसे कि मेरे टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल का क्या स्कीमा है, यानी कि वो टेबल है, उसमें एक ID है, यूज़र नेम है, पासवर्ड का कॉलम है, सारा स्कीमा। उसके अंदर कोई प्राइमरी की है, कोई फॉरेन की है, कुछ भी है जो .frm की फाइल के अंदर पड़ा है, और जो मेरा सारा डाटा है .ibd फाइल के अंदर पड़ा होता है। अब वो क्या हुआ कि मैंने हार्ड डिस्क से मुझे वो फाइलें मिल गई। अब वो फाइलें मेरे पास पड़ी है, अब मैंने उन फाइलों को रिस्टोर करना है, यानी कि उसको दोबारा सर अपनी फॉर्म में लेकर आना है। तो चंद स्टेप्स मैंने लिखे हैं आपके सामने कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें डेटाबेस पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कुछ आपको पता चलूँ कि हुआ क्या, मेरे पास उसका एक पुराना बैकअप पड़ा हुआ था, कोई 1 मंथ पहले का, तो मुझे उसका ऑलरेडी स्कीमा सारा मिल गया। ठीक है, जब पहला स्टेप ये है कि मुझे स्कीमा मिल गया, मुझे स्कीमा से पता चल गया कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, तो मैं उस नाम की डेटाबेस बना लूंगा। इफ स्कीमा इज नोन देन क्रिएट टेबल और यूज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू गेट स्कीमा फ्रॉम .frm फाइल एंड देन क्रिएट टेबल। अब क्योंकि मेरे केस में मुझे स्कीमा पता है कि मेरे पास उसमें कितने टेबल्स हैं और हर टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, वो मुझे बैकअप में मेरे पास वो सारा उसका साइड डिटेल पड़ी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे, यानी कि ऑनलाइन आपके पास टूल मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी .frm फाइल को अपलोड करेंगे तो वो उसका आपका स्कीमा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, फिर हमने ये वैम के अंदर जाना है। वैम की सेटिंग के अंदर क्यों आता है, क्योंकि हमारा MySQL जो फ्रंट है वो, यानी कि वैम सर्वर को यूज़ कर रहा है। वैम सर्वर के अंदर हमारी MySQL की सर्वर चल रहा है, उसकी सर्विसेज चल रही हैं, तो हमारी जो डेटाबेस बन रही है वो वहाँ पे बन रही है। ये पाथ आपके सामने लिखा हुआ है, वैम बिन MySQL। अभी इसको फॉलो करते हैं हम, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखा दूँ कैसे होना है, तो आपको सबको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप को। मेरे पास ये मेरा बैकअप पड़ा हुआ है का फोल्डर है। ये हमारे पास एक प्रीवियस बैकअप, मेरे डेटाबेस अकाउंट के नाम की उसका बैकअप पड़ा हुआ था। मैं इस प्रीवियस बैकअप को ओपन कर लेता हूँ। ये असल में मेरे पास एक स्क्रिप्ट फाइल्स की बनी पड़ी हुई ऑलरेडी, जिसमें सारा स्कीमा अवेलेबल है। जैसे ये देखिए हमारे साथ मेरे पास मेरे जो डेटाबेस है उसमें एक टेबल है क्लोजिंग का, तो ये उसका स्कीमा मेरे पास आ गया। अब आपके पास स्कीमा नहीं है तो आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसकी हार्ड डिस्क से जो डाटा निकाला है वो ये अकाउंट के फोल्डर में रखा हुआ है। ये पड़ा हुआ, ये देख सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया था मेरे पास एक क्लोजिंग का टेबल है, तो क्लोजिंग के टेबल की .frm फाइल बनी हुई है और क्लोजिंग के टेबल की .ibd फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब क्या, और frm फाइल में उसका स्कीमा पड़ा हुआ है, ibd फाइल में उसका डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, स्कीमा मुझे मिल गया क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकअप से मैंने उसका स्कीमा निकाल लिया। अगर नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन पोर्टल पे, आपको गूगल पे सर्च करें, पोर्टल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देता हूँ वेबसाइट्स के, आप वहाँ पे अपने frm फाइल को अपलोड करें, वो आपको स्कीमा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अच्छा, अब फर्स्ट काम मैंने पहला फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। मैं MySQL पे आया, MySQL फ्रंट की DBMS पे आया, यहाँ आके मैंने अपनी वो डेटाबेस क्रिएट कर ली।
ये देखिए आपके सामने ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब डेटाबेस क्रिएट हो गई है, हम देख भी लेते हैं कहाँ पड़ी होती है। आपको पास मैंने ये अवेलेबल है हमारे पास, यही पाथ कॉपी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस पाथ को। सी में, वैम में, बिन के फोल्डर में, माईएसक्यूएल में, वर्जन में, डाटा में, ये वो डेटाबेसेस, ये मेरी सारी तमाम डेटाबेसेस बनी हुई अवेलेबल हैं। ठीक है, ये मेरी अकाउंट की डेटाबेस है जिसका फ़िलहाल कोई भी टेबल नहीं बना है। ठीक है, ये पाथ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इस पाथ को कॉपी कर लें। लेकिन सिस्टम वेरी करता है आपने कौन सा माईएसक्यूएल का फ्रंट का वर्जन इंस्टॉल किया, इसलिए आपको एक बार करके दिखा दिया, आप इजीली आप उस तक पहुँच जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेरा डाटा, मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया, पहला स्टेप हो गया मेरा क्लियर। अगला स्टेप मेरा ये था कि मेरे पास अगर स्कीमा अवेलेबल है तो मैंने टेबल क्रिएट करना है, नहीं तो .frm फाइल से स्कीमा निकालना है। मेरे पास स्कीमा अवेलेबल है, मैं स्कीमा को यूज़ करके टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं माईएसक्यूएल फ्रंट डीबी पे गया, अपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया और एसक्यूएल एडिटर पे ऑप्शन में चला गया। सारा डाटा का स्कीमा पड़ा हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल है, उनका डाटा अवेलेबल है मेरे पास। मैं कोई एक यहाँ से अपना टेबल जनरेट कर लेता हूँ। हम रैंडमली कोई ना एक टेबल उठा लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ टेबल को, क्रिएट टेबल, ये आ गया मेरा क्रिएट टेबल। कौन सा, यूज़र रोल का टेबल। मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसकी स्कीमा को, स्ट्रक्चर को कॉपी किया इस टेबल के और जाके माईएसक्यूएल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया एसक्यूएल एडिटर के पोर्शन में, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं अकाउंट की डेटाबेस के अंदर यूज़र रोल के नाम से टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, हम ये अपने पीछे बैक फाइल में आ जाते हैं। अकाउंट के टेबल फोल्डर के अंदर मेरे पास यूज़र रोल के नाम से .ibd और यूज़र रोल के नाम से .frm फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि इस फोल्डर में जाएं, पाथ में जाएं जिसमें हम ऑलरेडी अब देख कर आ चुके हैं, और रिमूव कर दें .ibd फाइल को। ibd फाइल को वहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। चलिए रिमूव करते हैं। ये देखें, ये .frm फाइल है, एक्सटेंशन आ रही है, और ये .ibd फाइल, इस फाइल को हमने रिमूव कर देना है। ये कोई इशू आ रहा है, प्रोग्राम फाइल का इस्तेमाल हो रही है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी हमारा ये फोल्डर, ये फाइल का यूज़ हो रही है जिसके से डिलीट नहीं हो पा रही। अच्छा एक मिनट रुकें, इसका हल निकालते हैं। ये फाइल का इस्तेमाल हो रही है, ये हमने फाइल को डिलीट कर दिया। क्या हो रहा था कि मैंने वो फाइल जो बनाई थी ऑलरेडी, कोई वो फाइल कहीं इस्तेमाल हो रही थी जिसकी वजह से वो डिलीट नहीं हो पा रही थी। मैंने पीछे जाके अपनी वैम सर्विस की सर्विसेज को बंद कर दिया और फाइल को डिलीट कर दिया, दोबारा अपनी सर्विसेज को अप कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा ये फाइल यहाँ से रिमूव हो गई .ibd, क्योंकि ibd फाइल हमारा डाटा पड़ा होता है। स्ट्रक्चर की फाइल हमने बना ली है .frm जिसमें स्कीमा होता है हमारा। अब हमने क्या करना है, हमारा तीसरा स्टेप क्लियर हो गया है, हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। आप इस क्यूरी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में आप इसे ले लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट किया,
एसक्यूएल एडिटर के पोर्शन में आया, यहाँ पर आके मैंने इस क्यूरी को पेस्ट किया। क्यूरी को देख सकते हैं हम अलर्ट कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। टेबल का नाम कौन सा है, हमारा यूज़र रोल का टेबल है, ठीक है, और उसको डिस्कार्ड करें टेबल स्पेस। इस क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्टेड क्यूरी रन को एग्जीक्यूट कर दिया। क्यूरी मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 4 स्टेप हमारे टोटली क्लियर हो गए हैं। देन प्लेस योर IBD फाइल एंड देन क्यूरी दिस, देन प्लेस योर IBD फाइल। आपको पता मुझे अब अपनी IBD फाइल, जो फाइल में डाटा पड़ा था, जिस फाइल का डाटा मैंने इस टेबल में डालना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ मेरे पास ये फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमारा कौन सा टेबल है, यूज़र रोल का ये टेबल पड़ा हुआ है, ये इसकी .FIRM फाइल और ये IBD फाइल, इस IBD फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है मेरे प्रीवियस का। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और साथ में इस क्यूरी को, ये लास्ट वाली क्यूरी है, पेस्ट करने के बाद जाके SQL में MySQL फ्रंट में जाके एग्जीक्यूट कर दिया। ये टेबल का नाम डाल दिया, सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, हमने टेबल को बनाया, क्रिएट करने के बाद उसकी 2 फाइलें बन गई, उनमें से एक फाइल IBD फाइल को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैंने जो मेरी IBD फाइल जिसमें डाटा पड़ा था प्रीवियस, मैंने उसको उठा के उसकी पेस्ट कर दिया और क्यूरी को एग्जीक्यूट किया कि ताकि उससे अटैच हो जाए। और डाटा देख सकते हैं आपके मेरे यूज़र रोल के टेबल का सारा डाटा, जो मेरा डाटा उड़ चुका था वो सारा का सारा डाटा मेरा वापस आ गया। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जितने भी टेबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सारे टेबल्स हैं, ठीक है। इन सब टेबल्स का एक एक करके मैं टेबल क्रिएट करता जाऊं, क्रिएट करने के बाद उसके IBD फाइल को डिलीट करूं और क्यूरी रन करते हुए साथ अपनी IBD फाइल को वहाँ पे रिप्लेस कर दूं। ये प्रोसीजर सारा स्टेप बाय स्टेप हर टेबल के लिए हम इस तरह करते जाएं और इस करते करते हम अपने पूरे डाटाबेस को रिकवर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से MySQL फ्रंट की डाटाबेस अगर आपकी डिलीट हो गई या कोई इशू आ गया, लेकिन अगर आपको कोई हार्डवेयर ख़राब हो गया, उसकी .FRM और .IBD फाइल के थ्रू को यूज़ करते हुए हमने कैसे प्रीवियस डाटा को रिस्टोर करना है, ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में आप कमेंट करें। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।